हम्म। हम्म। हाँ दिख रहे। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ अरे। ओके, कल हम लोग यहाँ आए थे फंक्शनल पे। ठीक है। हम्म। हाँ। तो फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ये भी सवाल पूछा जाता है कि फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। तो ये हम्म। बहुत आसान है। डिपेंड्स ऑन वैलिडेटिंग, चेकिंग द इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसमें बस हम अच्छा। फंक्शनैलिटी चेक करते हैं और इसके 6 टाइप है यहाँ पे। तो बिहेवियरल, मतलब बिहेवियर चेक करते हैं, बिहेवियरल टेस्टिंग, इनपुट डोमेन टेस्टिंग, ये दूसरा। तीसरा एरर हैंडलिंग, बैकएंड कवरेज, सर्विस लेवल, फिफ्थ। एंड सिक्स्थ आ गया कैलकुलेशन बेस्ड। ये तो बहुत आसान है, तुम एक बार पढ़ोगे तो भी समझ जाओगे। जैसे कि बिहेवियरल में क्या आता है, इन दिस टेस्टिंग वी आर वैलिडेटिंग, चेकिंग द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, वैलिडेटिंग द ऑब्जेक्ट्स एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक टेक्स्ट बॉक्स हुआ, तो वो फोकस होता है कि नहीं होता। ठीक है। और ये एक रेडियो बॉक्स, रेडियो बटन है, अगर वो ऑन ऑफ होता है कि नहीं होता। कोई लिस्ट है ड्रॉप डाउन की, तो वो इनेबल डिसेबल होनी चाहिए। जैसे कि वो फ्लिपकार्ट वाला खोलते हैं, उसमें बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन भी है ना अभी। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए, तो ये वाला ड्रॉप डाउन है। एक ड्रॉप डाउन का बेस्ट एग्जांपल तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे। वो ड्रॉप डाउन पता है ना, मतलब ऑप्शंस होते हैं वो वाला। ये वाला ड्रॉप डाउन ना ऐसे, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है इस वाले ड्रॉप डाउन में। और क्या क्या होता है उसमें, रेडियो बटन भी होते हैं, शायद इसमें मिल जाए कहीं पे। इसमें तो नहीं है रेडियो बटन अभी। हाँ, इस वाले में ही है, फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। ये वाला देखो, ये रेडियो बटन है, ये वाले। मतलब ये ऑन ऑफ होता है ना। अभी 4 GB का अगर चालू किया तो ये 4 GB का ही दिखाएगा बस, आईफोन में। ठीक है। ये रेडियो बटन ऑन हो गया या ऑफ हो गया बाद में। तो ये टेक्स्ट बॉक्स फोकस होता है कि नहीं होता। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक किया तो ये फोकस होना चाहिए, ये वाला नहीं होता। ये हम चेक करते हैं इसमें, रेडियो बटन ऑन ऑफ होता है कि नहीं होता। और लिस्ट अगर ड्रॉप डाउन कोई है तो वो इनेबल डिसेबल होनी चाहिए। चेक चेक बॉक्स हो तो वो क्लिकेबल होना चाहिए, नॉन क्लिकेबल, ऐसे। चेक बॉक्स होता है ना वो, अब वो 18 हो या नहीं हो, उसके आगे एक चेक बॉक्स होता है, उसके ऊपर क्लिक किया तो ऐसे आता है, ऐसे सही मार्क आता है, ऐसे राइट मार्क। ये सब हम चेक करते हैं। इनपुट डोमेन में क्या चेक करते हैं, वैलिडेटिंग और चेकिंग द डेटा टाइप्स एंड साइज, लेंथ ऑफ डेटा। मतलब इनपुट डोमेन मतलब हम क्या इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है।
जैसे कि अगर कोई नंबर डालना है, ठीक है, तो एग्जांपल 10 डिजिट नंबर, साइज तो 10 होनी चाहिए उसकी। सोचो कि एक फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, और वो फॉर्म फिल करना है, और यहाँ पे दिखा है नंबर। नंबर ऐसे बोल के दिया है कि फॉर्म में नंबर डाल दो। अभी नंबर डाल दो तो आप ABCD तो नहीं डालोगे, ABCD एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, बस नंबर से एक्सेप्ट होने चाहिए, 0 to 9, ये वाले नंबर से एक्सेप्ट होने चाहिए इसमें। तो ये है यहाँ पे। और 10 ही नंबर होने चाहिए, 5 नंबर डाल दिया तो वो फ़ोन नंबर कैसे होगा ना। 10 नंबर होने चाहिए, 11 भी नहीं, 10 ही होने चाहिए, और वो नंबर से होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये नहीं होने चाहिए। तो इसमें भी दो टाइप है, BVA एंड ECP। BVA का मतलब है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, एंड ECP का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास पोर्शन। ये तो बहुत आसान है वैसे। जैसे BVA में हम चेक करते हैं, वी आर चेकिंग द लेंथ ऑफ द डेटा, मतलब बाउंड्री चेक करते हैं इसमें डेटा की, ठीक है। इन BVA वी आर वर्किंग टू check how our system is functioning when we insert a boundary value। जैसे कि एक एग्जांपल है कि पासवर्ड डालना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में, विच एक्सेप्ट 4 to 8 कैरेक्टर्स, ये वाला पासवर्ड है। 4 to 8 कैरेक्टर्स ही हम डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स ऑफ 4 कैरेक्टर डाल दिया तो वो पास होना चाहिए, ठीक है। 8 डाल दिया तो भी पास होना चाहिए, 3 डाल दिया तो फेल होना चाहिए, क्योंकि 4 to 8 एक्सेप्ट है। 5 भी पास होगा, 7 भी चलेगा, और 9 डाल दिया तो फेल होगा। तो हमने क्या क्या चेक किया, कहाँ गया ये वाला, 4 to 8 कैरेक्टर से, इसलिए 3 पे फेल होना चाहिए, 4 पे पास होना चाहिए, 5 पे पास होना चाहिए। समझ गए, ये बाउंड्री चेक करें 4 और 8 की। 4 और 8 ये बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज को भी चेक करेंगे, और आगे की और पीछे की वैल्यू भी चेक करेंगे, ये वाला। इतना ही है बस, ये बाउंड्री चेक कर रहे हैं हम, उसमें बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में इतना ही है बस। और फिर ECP, इक्विवेलेंट क्लास पोर्शन, नाम इसका बहुत मुश्किल दिया है, लेकिन काम बहुत आसान है इसका। ECP में क्या है, वी आर गोइंग टू चेक द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप मतलब समझ गए ना, डेटा टाइप किसे बोलते हैं। डेटा टाइप पता है ना, इंटीजर होता है वो, स्ट्रिंग, इंटीजर। डेटा डेटा टाइप पता है क्या किसी को। हेलो, हाँ डेटा टाइप पता है क्या सेशन, कभी बोलो। किया है क्या कभी ये। हाँ, वही तो बोले तुम, इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर, स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर, डेटा का टाइप हुआ, मतलब ये जो डेटा है, अभी किसी ने ये डाल दिया, ठीक है, किसी ने ये लिख दिया, ये डेटा का टाइप क्या है, ये नंबर्स है, तो इंटीजर है इसका टाइप। हाँ। किसी ने बस ये डाल दिया, तो ये कैरेक्टर्स हो गए, C, F, H, ये हो गए कैरेक्टर्स। ये डाल दिया तो स्ट्रिंग हो गई, मतलब अच्छा। कैरेक्टर्स, एक एक ही सिंगल लेटर है तो इंटीजर। वो कैरेक्टर होगा, और हम्म। ऐसे लिख दिया तो वो स्ट्रिंग हो गई, ये टाइप है। तो अगर कहीं मोबाइल नंबर में इंटीजर डाल दिया ना, मतलब 0 to 9, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, पास होना चाहिए। और A to Z स्पेशल कैरेक्टर मतलब वो स्लैश, स्टार मार्क, हैशटैग, और ये A to Z, ये तो फेल होना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल नंबर में नहीं आता। ये टाइप गलत हो रहा है, डेटा का टाइप, ठीक है। और कहीं पे अगर 4 to 8 कैरेक्टर्स ही चाहिए, तो उसमें कैरेक्टर एक्सेप्ट होने चाहिए, और ये नंबर फेल होने चाहिए। इतना ही है बस। एरर हैंडलिंग तो इसमें क्या है कि इन दिस टेस्टिंग वी विल बी वैलिडेटिंग चेकिंग बाय पासिंग इनवैलिड टेस्टेड डेटा, दैट सिस्टम इज शोइंग वार्निंग और एरर मैसेज और नॉट। मतलब एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपने कुछ गलत डाल दिया तो सिस्टम
को एरर दिखाना चाहिए। इसे बोलते हैं एरर हैंडलिंग टेस्टिंग। जैसे कि एक डेबिट कार्ड है, उसका पेमेंट करना है, बाय पासिंग इनवैलिड कार्ड नंबर एरर मैसेज आना चाहिए, क्योंकि कार्ड नंबर गलत है। एरर मैसेज क्या आना चाहिए कि प्लीज प्रोवाइड वैलिड डेबिट कार्ड नंबर, ये वाला। ठीक है, प्लीज प्रोवाइड वैलिड डेबिट कार्ड नंबर, ऐसे कुछ भी जो भी एरर है वो आना चाहिए। बैक एंड जो टेस्टिंग है, बैक एंड टेस्टिंग कवरेज, in this we will be validating or checking whether the operation has been performed on front end and the same thing is stored in back end or database or not। मतलब बैक एंड पता है क्या आपको? अब देखो, ये जो अगर फोन है, ठीक है, ये फोन अगर सोचो कि ये कंपनी के पास 100 फोन है, 100 फोन है इस, और 100 फोन पूरे खरीद लिए, तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक आना चाहिए, ये वाला फोन नॉट अवेलेबल आना चाहिए। अभी ये आता है, ठीक है, अभी ये आता है अवेलेबल ऑफर्स, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, इसके ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर ये फ़ोन का स्टॉक ख़त्म हो गया तो ये नॉट अवेलेबल आना चाहिए। तो ये कैसे पता चलता है? ये एक बैक एंड डेटाबेस को कनेक्टेड होती है वेबसाइट, डेटाबेस जो हम सीखेंगे बाद में। मैंने जो कहा था ये SQL, ये SQL डेटाबेस हम करेंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यूज़ होती है ये बैक एंड में सेव होती है वैल्यू, मगर मतलब एक बंदे ने अगर यहाँ से खरीदा, लेट सपोज 100 फोन है और एक बंदे ने खरीदा, तो उधर वो बैक एंड में ऑपरेशन होता है, वो 100 में से एक कट होके 99 फोन्स बचते हैं, तो उधर 99 वैल्यू आती है बाद में। तो ऐसा कोड होता है, और जीरो होने के बाद अपने आप यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक आता है। ऐसा कोड ही है, कोड का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो हमें बस ये बैक एंड टेस्टिंग में ना डेटाबेस चेक करना पड़ता है कि जो ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो डेटाबेस में भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ये फ़ोन का जो प्राइस है ये कहाँ से आता है? ये डेटाबेस में सेव किया है, ये प्राइस डेटाबेस से, ये प्राइस यहाँ पे आता है कोड में। तो डेटाबेस में जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, इसको 7% ऑफ दिया है अभी, किसी और मोबाइल को 10% होगा। जो भी वो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये हम करेंगे, SQL में करेंगे, SQL में। नीचे आता है सर्विस लेवल टेस्टिंग। इन दिस वी आर गोइंग टू चेक sequence and functions of module on the basis of functional flow diagram। मतलब इस सर्विस लेवल में वही है जैसे कि हम पहले साइन अप करते हैं, फिर लॉगिन, फिर होम पेज आता है, तो वही हम चेक करते हैं। वी आर चेकिंग ऑफ सिस्टम एज फॉर फंक्शनल फ्लो डायग्राम और नॉट। मतलब एक वेबसाइट है तो उसका जो फ्लो है, फंक्शनल फ्लो, वो वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्लो के साथ जा रहा है कि नहीं पूरा। तो अगर कि कोई वेबसाइट हो सकती है कि कहाँ पे फॉर्म भरना है, लेट सपोज, तो वो पहले जाएगा, फॉर्म भरेगा, पहले फॉर्म में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेगा, फॉर्म का नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होंगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड। थर्ड पेज में भी होगा कि प्रिंट करो फॉर्म। थर्ड पेज पे क्या होगा कि आपने सक्सेसफुली फॉर्म फिल किया है, एंड प्रिंट और डाउनलोड द स्लिप, ये ऑप्शंस होंगे उसमें। जो कुछ भी हो, तो ये फ्लो जो है वो है कि नहीं, ये चेक करना मतलब सर्विस लेवल टेस्टिंग। कैलकुलेशन बेस्ड जो टेस्टिंग है, वी चेक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इट इंक्लूड्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर ये फोन कार्ट में ऐड किया, ठीक है, लेट्स सपोज ये ऐड किया इधर, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट दिखा रहा है, ये डिस्काउंट कट करके। तो हमने जैसे कहा था 7% इस पे डिस्काउंट है, 7% ऑफ, 7% का जितना भी होगा वो कट किया है। तो ये कैलकुलेशन भी करो ये एक बार, और इसमें 40 रुपीज़ फ्री दिया है डिलीवरी चार्ज, तो ये आता है कि नहीं आता ये अमाउंट। ठीक है, ये चेक करना है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में बस कैलकुलेशंस चेक करने हैं। और मैंने कभी ऐड किया आइटम, और एक आधा कोई, मतलब और एक कोई मैंने ऐड किया,
तो यहाँ पे वैसे भी प्राइस ऐड होनी चाहिए, वो प्राइस ऐड होगी, उसके ऊपर का डिस्काउंट कट होगा, वो जो भी कैलकुलेशन है वो सही आना चाहिए यहाँ पे टोटल अमाउंट में। यही चेक करना है बस। ये आता है कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग में। ठीक है। इसके बाद ये हो गया फंक्शनल। ठीक है, ये फंक्शनल के टाइप्स है। ये फंक्शनल के टाइप्स है इतने: बिहेवियरल टेस्टिंग, इनपुट डोमेन टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग टेस्टिंग, बैकएंड टेस्टिंग, सर्विस टेस्टिंग एंड कैलकुलेशन बेस्ड टेस्टिंग। तो ये पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट फंक्शनल टेस्टिंग, तो आप बस ये 6 टाइप बता के, ये जो एग्जांपल बताए हैं वो बता सकते हो वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद ये आता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, वैलिडेटिंग और चेकिंग द एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन और हाउ योर एप्लीकेशन इज इंटरेक्टिंग विद अदर एप्लीकेशन। ये नॉन फंक्शनल में आता है। जैसे कि रिकवरी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग। ठीक है। रिकवरी में क्या आएगा? इट इज अ टेस्टिंग विच verifies software's ability to recover from failures। मतलब कोई इशू आ गया, हार्डवेयर क्रैश हो गया या फिर नेटवर्क फेल हो गया, तो नेटवर्क आने के बाद वो वेबसाइट रीलोड करनी पड़ती है, या मतलब वेबसाइट में डेटा सेव होता है कि नहीं होता है। कभी कभी आप आधा फॉर्म भरते हो, ठीक है, नेट चला गया आपके सिस्टम का, उसके बाद नेट आने के बाद वो रिपीट से स्टार्ट किया तो वो मतलब ठीक से उतना रिकवरी में फेल ही हो गया हुआ एप्लीकेशन। और रीस्टार्ट अगर किया, रीस्टार्ट द सिस्टम व्हेन ब्राउजर हैज मल्टीपल सेशंस ओपन, चेक वेदर द ब्राउजर इज एबल टू रिकवर इट और नॉट। ठीक है। आपको याद होगा कोई अगर वेबसाइट हमने ओपन की है और ब्राउजर क्लोज किया और ब्राउजर फिर कल खोल दिया, तो वो बोलता है कि वो रिस्टोर करे कि नहीं पेजेस, या ऑप्शन आता है वहाँ पे, तो आना चाहिए उस वेबसाइट के लिए। कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग में इतना ही है कि it is a testing to check whether our application is capable to run on different hardware, OS application, network environments, mobile devices। मतलब हमारी वेबसाइट डिफरेंट हार्डवेयर में काम करनी चाहिए, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, कुछ भी हो। ठीक है। और ऑब्वियसली ऑन द मोबाइल डिवाइसेस, टैब्स, स्मार्ट वॉचेस, सब पे काम करनी चाहिए। इसके टाइप है फॉरवर्ड, बैकवर्ड। फॉरवर्ड का यही है बस, बिल्ड इज करेक्ट। ये तो इसकी इंफॉर्मेशन दी नहीं यहाँ पे। ये इसका टाइप बताने के अलावा, टाइप मत बताओ, सिर्फ इसमें इतना बताओ कि कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हमने क्या चेक किया। तो ये चेक किया ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। तो हमारी वेबसाइट एवरी ब्राउजर पे रन होनी चाहिए, जैसे कि वो माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ये वाला। तो ये ब्राउजर में भी दो दो टाइप्स आते हैं, क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें ये आता है कि क्रोम पे फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आई मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज इस पर रन होनी चाहिए। और वर्जन कंपैटिबिलिटी, ये एक वर्जन कंपैरिजन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसका है कि इन दिस वी विल बी validating the different versions of the same browser is supporting the build or not। मतलब क्रोम वर्जन ही है बट 97, अभी हर किसी का तो क्रोम वर्जन अपडेट नहीं होता। अभी तो ना मुझे लग रहा है क्रोम वर्जन 120 130 के आसपास चल रहा है।
ये नोट्स पुरानी है थोड़ी, तब 98 चल रहा था, अभी 130 चल रहा है अभी। तो ऐसा ही है, मतलब क्रोम वर्जन अपडेट होता है तो उसके हिसाब से वो सब वेबसाइट पे, सब वर्जन्स पे वो वेबसाइट चलनी चाहिए। और मोस्टली चलती ही है वेबसाइट, कभी कभी रेयरली ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अब कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग एक होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग और चेकिंग वेदर आवर एप्लीकेशन इज वर्किंग ऑन डिफरेंट हार्डवेयर और नॉट। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन को कुछ प्रिंटर्स अगर कनेक्ट किए किसी ने, फॉर्म भर दिया, तो वो फॉर्म प्रिंट भी होना चाहिए, प्रिंट होता है कि नहीं होता। कुछ अगर स्कैन करना है, स्कैन करके फोटो अपलोड करनी है, तो हमारे वेबसाइट पे वो फोटो अपलोड होती है कि नहीं होती, वेब कैम खुलता है कि नहीं खुलता। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग में आती है। ठीक है। और अगर ये सब, मतलब इसमें सब दुनिया में जितने भी टेस्टिंग के टाइप है वो सब कवर किए हैं। आपको अगर पूछा किसी ने कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग क्या है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यार मैंने उस पर काम नहीं किया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस में आप सभी चीज़ों में तो काम नहीं करोगे ना। 2 साल में आदमी कितना काम करेगा, मैंने तो नहीं किया इस पे। अभी मेरा 2.5 साल का हो गया, मतलब 2.5 years आई हैव बीन वर्किंग। मैंने तो इस पे नहीं किया कभी, कॉन्फ़िगरेशन पे या फिर किसी और में। और इस पे भी नहीं किया, कंपेटिबिलिटी करता हूँ मैं बस ब्राउज़र में, ये रिकवरी तो नहीं किया कभी, ऐसा है। ठीक है। और एक टेस्टिंग है जैसे कि ये इंटर सिस्टम टेस्टिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग और वैलिडेटिंग वेदर और एप्लीकेशन शेयर डेटा विद अदर एप्लीकेशन और नॉट। मतलब हमारा एप्लीकेशन किसी और एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयर करना चाहिए। सोचो कि हमारा एप्लीकेशन फ़ोन पे है, ठीक है। फ़ोन पे से हमने जियो का रिचार्ज कराना है किसी बंदे को, एप्लीके उसका सिम कार्ड जियो का है, उसको रिचार्ज करना है। तो जियो से डेटा फेच होना चाहिए कि उसके मोबाइल नंबर पे, भाई ये किसका नंबर है, इसके ऊपर कोई एग्जिस्टिंग रिचार्ज है क्या, कोई एग्जिस्टिंग कोई चल रहा है क्या डेटा, मतलब वो जो उसने रिचार्ज डाल दिया है वो नहीं है, तो डाल दिया तो वो आप आप कभी नोटिस करो, आपने कभी फ़ोन पे भी रिचार्ज किया, फ़ोन पे एप्लीकेशन पे, और फिर जियो खोल दिया तो जियो पे भी दिखाता है रिचार्ज हो गया, जियो पे भी दिखाता है कि अभी 28 दिन बचे हैं, इतना इतना डेटा है। तो ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ये दोनों डेटा फेच कर रहे हैं, एक ही डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं ये दोनों, इसीलिए वो दिखा रहा है। तो ये ज़रूरी है, शेयर्स द डेटा विथ अदर एप्लीकेशंस। अभी ये तो मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, ये वाली टेस्टिंग अभी देखो मैंने की नहीं है, ऐसा है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें आनी ही चाहिए। ठीक है, ये नोट्स मतलब ये क्या सिलेबस नहीं है, नोट्स ये नोट्स मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस है ये बस। ये किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ जो लिखा है, मैंने या मेरे दोस्तों ने जो एक्सपीरियंस हमने किया है, सबने सबने मिलकर ये बनाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी ये सब एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। और ये पैरेलल टेस्टिंग मतलब क्या होगा, बस मैं आपको बताता हूँ। पैरेलल टेस्टिंग इज टेस्टिंग मल्टीपल एप्लीकेशन। मतलब अभी आप, अब ऐसा नहीं होगा कंपनी में कि आप एक एप्लीकेशन पे काम करोगे। ठीक है, आपके पास 4-5 एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो आप 4-5 एप्लीकेशन एट अ टाइम टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली टू रिड्यूस द टाइम, इतना ही है बस। उसको पैरेलल बोल दे, पैरेलल मतलब एक साथ आप चार चीज़ें, वही चीज़ें तो वही है, बस आप एक साथ चार चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है सैनिटेशन टेस्टिंग, वैलिडेटिंग और चेकिंग द एक्स्ट्रा फीचर्स एडेड बाय डेवलपर। एक्स्ट्रा अगर कोई फीचर ऐड कर दिया, उसको बस सैनिटेशन नाम दिया है बस, उतना ही है। एग्जांपल दे, मोबाइल नंबर अगर किसी ने ऐड कर दिया, ठीक है, लेट सपोज एक फॉर्म भरना है, उसमें मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, किसी ने टेलीफोन नंबर भी ऐड कर दिया, लैंडलाइन नंबर, या फिर एक्स्ट्रा मेल आईडी ऐड कर दिया, तो वो सैनिटेशन में आएगा। समझे? कभी कभी होता है ना एडिशनल मेल आईडी,
तो वो आएगा सैनिटेशन में। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर और एप्लीकेशन सपोर्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस और नॉट। इसमें मतलब हिंदी मराठी, अब एप्लीकेशन के ऊपर लैंग्वेजेस होती है ना वहाँ पे, तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करना चाहिए एप्लीकेशन। तो ये तभी काम आता है जब लेट सपोज हमारा एप्लीकेशन जर्मनी में भी बहुत काम करता है, बहुत लोग जर्मनी के यूज़ करते हैं, तो जर्मन लैंग्वेज भी हमें देनी चाहिए एप्लीकेशन में, तभी ये आएगा पिक्चर में। अदरवाइज नहीं आता। मोस्टली तो इंग्लिश ही होता है। फिर इंटरनेशनलाइजेशन टू चेक वेदर आवर एप्लीकेशन सपोर्ट्स इंटरनेशनल लैंग्वेजेस और नॉट, स्पेनिश जापानीज फ्रेंच, ऐसा है। ग्लोबलाइजेशन टू चेक वेदर आवर एप्लीकेशन सपोर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट, ये तो ग्लोबल ग्लोबल लैंग्वेज ही है तो। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग प्राइवेसी रिलेटेड टू द यूजर एप्लीकेशन, मतलब ऑथोराइजेशन, प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर अ पर्सन इज ऑथोराइज्ड और नॉट, ऑथोराइज्ड पर्सन इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट। मतलब अभी फेसबुक पे आपका फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, तो वो आपको एक्सेस देना चाहिए बस उसको, किसी और को एक्सेस देके नहीं चलेगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कि ऑथोराइज्ड पर्सन जो है इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट, और जिसको हम एक्सेस दे रहे हैं उस अकाउंट का वही पर्सन है, वो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के चेक करना है, तो उससे वो चेक होता है। और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई डाटाबेस हो तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड अलग रहता है एक। अगर लेट सपोज मेरी वेबसाइट है, ठीक है, और मेरा होटल है, उसमें मेरे 1000 कस्टमर्स का डेटा है, तो उनका नाम है, मेल आईडी, उनके फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, उनकी क्या क्या पसंद है वो हमें पता है, और ये डेटा डेटाबेस में हमने स्टोर किया है, ये वाला। ये किसी किसी ने भी एक्सेस कर दिया तो वो डिलीट कर देगा ना डेटा, कुछ भी हो सकता है उस डेटा के साथ, तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता उसको, उसके लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। तो वही है, ये ऑथोराइजेशन है। ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस दैट डेटा, एनीथिंग एप्लीकेशन, ओपन दैट एप्लीकेशन, ओपन दैट अकाउंट। मतलब ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो चेक किया तो वो आता है सिक्योरिटी में। एक्सेस भी, एक्सेस नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। अभी लेट सपोज सूरज ने एक्सेस, लेट सपोज कि हम तीनों को भी एक्सेस है उस डेटा को, ठीक है, लेकिन आप डेटा डिलीट ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ डेटा रीड कर सकते हो। तो आपको क्या एक्सेस है, रीड रीड एक्सेस है आपको, राइट एक्सेस नहीं है। राइट मतलब मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी डेटा उसमें ऐड कर सकता हूँ, मुझे अगर राइट एक्सेस है, then I can write the new data or I can delete the data. That means I am updating the file. So if I have the right access, then I can update the data. तो ये है एक्सेस का। तो मैं क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ, वही लिखा है, प्रोसेस ऑफ चेकिंग। देखो वेदर ऑथराइज्ड पर्सन, जिस जो भी ऑथराइज किया, जैसे हम तीनों ने किया अभी, हैज परमिशन टू एक्सेस स्पेसिफिक ऑपरेशंस। क्या ऑपरेशन कर रहे हो आप, डिलीट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या फिर रीड कर रहे हो। रीड का तो एक्सेस सबको होगा, बाकी डिलीट करने का एक्सेस तो सिर्फ एडमिन को रहता है, बाकी मेंबर तो रीड कर सकते हैं बस। उसके बाद आता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉर्मल मैसेज इनटू मीनिंगलेस मैसेज और अनरीडेबल फॉर्मेट। मतलब आप ना कोई भी अगर पासवर्ड जहाँ पे सेव करते हो ना, आपने कोई पासवर्ड सेव कर दिया, तो वो ना डिक्रिप्ट होता है पासवर्ड। मतलब आपका पासवर्ड अगर ऐसा हुआ ना, कुछ भी किसी का पासवर्ड अभी क्या होता है कि आई लव यू, ये पासवर्ड होता है कुछ कुछ लोगों का, लेकिन ये कंप्यूटर में सेव होते टाइम ऐसे से होता है, एंड स्टार वाई जे परसेंटेज 456, ये एट द रेट, ऐसे से होता है। देखो अभी ये
हम लोग वो सॉल्व करते थे ना, वो कुछ कुछ एग्जाम में आता था ना, इफ आई लव यू इज रिटन एज दिस, दो तीन वर्ड्स देते थे, वो ऐसे ऐसे लिखा है, तो चौथा वर्ड एक देते थे हमें, वो सॉल्व करना रहता था। वैसे ये इनक्रिप्ट करके रखते हैं पासवर्ड ऐसे, तो किसी के हाथ में भी ये पासवर्ड आ गया तो उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है। और डिक्रिप्ट का क्या है, उसका उल्टा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मीनिंगलेस मैसेज इनटू ओरिजिनल फॉर्मेट। तो ये तो मैंने कभी नहीं किया, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये किया है मैंने एक्सेस कंट्रोल का, ऑथोराइजेशन का भी किया है, ये तो रोज करता हूँ ऑथोराइजेशन एक्सेस कंट्रोल में। ये नहीं आता, इसकी टेस्टिंग होती नहीं कभी, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये होता ही है, ये फ्रेमवर्क का पार्ट है, ये होता है। मतलब वो हमें बताते नहीं कैसे इनक्रिप्ट किया, अदरवाइज हम भी पासवर्ड मतलब स्टील कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। इसमें थोड़ा ही बचा है, ये खत्म करते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक है, इसमें क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज टर्म्ड एज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू ensure that software applications will perform their work under their expected workload। मतलब स्पीड, जैसे कि इट शोज वेदर द सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सेज क्विकली इन ऑल कंडीशंस। लेट सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई होटल की, ठीक है, होटल के ऊपर के आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक बंदा आ गया तो वेबसाइट ठीक से चलती है, दो आ गए तब भी चलती है, लेकिन जैसे 10 20 हो गए, 50 लोग हो गए, तो वेबसाइट हैंग हैंग पड़ जाती है। आपको तो पता है, मतलब कभी रिजल्ट आता है तो वेबसाइट हैंग क्यों पड़ती है, तो वही है उसकी स्पीड। अगर वेबसाइट की कोड ठीक से नहीं हुआ, फास्ट नहीं हुई वेबसाइट, तो वो हैंग पड़ने लगती है वेबसाइट। और वही है, इसमें भी वही है मतलब अभी कोई वेबसाइट कैसे रीलोड होती है, कितना फास्ट से वो, जैसे कोड अगर मिनिमम ऑप्टिमल कोड हो तो वो फास्ट, अगर कोड ठीक से नहीं किया तो इसे स्लो लोड होती है वेबसाइट, फिर इसका लोड स्लो हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट नेटवर्क टैब, और यहाँ पे अगर मैंने ये किया 3G लेट सपोज, और ये लोड किया, तो देखो कितना टाइम ले रही है वेबसाइट अब, देखा, ये 3G किया तो इतना टाइम लेता है ये। अब 3G है, अब ये खोल दिया तो बहुत लोड ले रही है यार वेबसाइट। देखो ये खुल भी नहीं रहा है ये वाला, देखा देखा, ये देखो, इसको अगर नो थ्रॉटलिंग कर दिया तो अब देखना कितना फास्ट खोलती है। अब देखना इसका स्पीड, ये वाला फास्ट। ठीक है। और स्केलेबिलिटी क्या है, हाउ मच लोड द सॉफ्टवेयर कैन, क्या हुआ, हेलो, नहीं दिखाई दे रही। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो ना। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, एक सेकंड, एक मिनट रुको, मैं रिचार्ज करता हूँ, ये शायद नेट खत्म हो गया। 3G पे वो 4G का 4G पे
नंतर कामात आहे. अब दिख रही है क्या स्क्रीन? हेलो? हेलो। हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, मुझे तो तब भी दिख रहा था। अच्छा। सूरज, आपको दिख रही है क्या अब स्क्रीन? अभी दिख रही है। क्या हुआ? अभी दिख रही अभी भी नहीं दिख रही? है। अभी दिख रही है। हाँ हाँ। तो स्केलेबिलिटी का वही है, हाउ मच द लोड द सॉफ्टवेयर कैन हैंडल व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस व्हेन द सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो कभी कभी रिजल्ट आता है तब वही वेबसाइट हैंग पड़ जाती है। और स्टेबिलिटी का ऐसा होता है, इट हेल्प्स टू नो दैट सॉफ्टवेयर इज स्टेबल अंडर द फ्लक्चुएटिंग लोड। तो लोड लोड अगर फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत, अचानक बहुत ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं फिर अचानक बहुत कम हो रहे हैं, तो वो स्टेबल है कि नहीं। रिलायबिलिटी आती है, इट चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म अ फॉल्ट फ्री टास्क। रिलायबल मतलब विश्वास। ठीक है, इसके बाद आता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी। यूएटी इज आल्सो कॉल्ड एज कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। मतलब यूजर इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। लास्ट में अब सब हमने सब बनाया, सब टेस्ट भी किया। अब जो यूजर है कस्टमर, वो हमको पैसे दे रहा है तो उसका उसका सेटिस्फेक्शन होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूजर क्या करेगा, इन यूएटी वी चेक द रियल टाइम सिनेरियोज। अब रियल टाइम चेक करेंगे हम सब कुछ जो हमने बनाया। UAT is a type of testing which is performed by the client or end user to verify accept the software system before moving the software application। मतलब इसको, अगर कोई एप्लीकेशन बनाया, इसको प्ले स्टोर पे लॉन्च करने से पहले हम लोग एक बार कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए ये करेंगे। UAT टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस बोलते हैं इसको। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द टेस्टिंग इन एसाइट एनवायरनमेंट वी परफॉर्म UAT टेस्टिंग। और यूएटी में दोनों होते हैं, बोथ डेवलपर एंड टेस्टर्स। और देखिए, ये यूएटी इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग विच इज डन बाय द कस्टमर बिफोर एक्सेप्टिंग द फाइनल प्रोडक्ट। तो कस्टमर एक बार तो चेक करके ही लेगा ना प्रोडक्ट, वैसे ही है कस्टमर भी एक बार चेक करेगा। और यूएटी की हमें ज़रूरत क्यों है? डेवलपर्स हैव इंक्लूडेड एडिशनल फीचर्स ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। डेवलपर को किसी को लगा यार कुछ तो ऐड करना चाहिए, तो वो उसने ऐड कर दिया या फिर कुछ हो गया। और रिक्वायरमेंट हम तो चेंज करते ही बार बार, तो वो अभी रिक्वायरमेंट कुछ चेंज होगी, वो अगर कम्युनिकेट नहीं हुई ठीक से तो वो भी यूएटी में आएगी। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। अभी ये देखते हैं हु परफॉर्म्स यूएटी। ठीक है, क्योंकि ये क्लाइंट करता है, कस्टमर, हम लोग नहीं करते। तो जो काम हम नहीं करते वो डिटेल में अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो हम करते नहीं, इसलिए वो नहीं पता होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ये दो टाइप्स होते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। इन अल्फा टेस्टिंग client is involved, okay, and in beta testing end users are involved। इसका डिफरेंस समझ आएगा क्या? क्लाइंट और एंड यूजर का डिफरेंस बता सकते हो क्या? यहाँ पे खत्म होता है ये नीचे, सेवरिटी और प्रायोरिटी के बाद।
डिफरेंस क्या है क्लाइंट और एंड यूजर का? हेलो। हेलो हेलो। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही सूरज। क्लाइंट मतलब सपोज, सपोज कि मैं ना एक एक वेबसाइट में बना रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए, ठीक है? तो मतलब मेरी एक चलो वेबसाइट है, मेरी क्लास की वेबसाइट है। तो उसमें मेरे पास 5 टीचर्स हैं, वो लोग पढ़ाएंगे, ठीक है? और स्टूडेंट्स आके पढ़ेंगे उस वेबसाइट पे। और मैं गया किसी कंपनी के पास कि मुझे भाई ऐसे ऐसे एक वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के दो, तो मैं कौन हूँ? मैं क्लाइंट हूँ। किसका? उस कंपनी का जो वेबसाइट बना रही है, उनका क्लाइंट मैं हूँ। लेकिन एंड यूज़र तो मैं नहीं हूँ। एंड यूज़र कौन है? वो मेरे 5 टीचर्स और वो स्टूडेंट, वो एंड यूज़र है। क्लाइंट कौन हो गया? क्लाइंट तो मैं हो गया, क्योंकि मैं बिजनेस, मतलब मेरी वजह से मैं गया हूँ उस कंपनी के पास बिजनेस लेके, और मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, इसलिए क्लाइंट मैं हुआ। लेकिन एंड यूज़र जो है, जो वो एप्लीकेशन चलाएंगे, वो तो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं चलाऊंगा एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन चलाएंगे वो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। सो दीज आर एंड यूजर्स। और अल्फा टेस्टिंग में तो डेवलपर्स भी होते हैं, टेस्टर्स भी होते हैं। मतलब मैं करता ही नहीं ना, मैं क्लाइंट हूँ, तो मैं डेवलपर टेस्टर ही मेरे सामने करेंगे ये वाली टेस्टिंग। और बीटा टेस्टिंग में ये इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होते, डेवलपर एंड टेस्टर। ये तो वही करेंगे, टीचर्स को ही मैं दूंगा टेस्ट करने के लिए, आप एक बार यूज करके देखो कैसा लगता है, ठीक है? अल्फा टेस्टिंग ensures the quality of the product before forwarding it further। एक बार क्वालिटी हम चेक करते हैं। बीटा टेस्टिंग में हम लोग concentrates on the quality of the product and ensure that the product is ready for real time users। मतलब अभी रियल टाइम के लिए तैयारी है भाई, ये बीटा में पता चलेगा। और अल्फा टेस्टिंग रिक्वायर्स अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? बीटा टेस्टिंग में टेस्टिंग एनवायरनमेंट नहीं लगता, क्योंकि ये अभी एप्लीकेशन लाइव ही किया होता है, प्ले स्टोर पे डालने के बाद ही बीटा टेस्टिंग होती है। वहीं से सब लोग डाउनलोड करेंगे, एकदम रियल होगा सब कुछ बीटा में। टेस्टिंग एनवायरनमेंट मतलब समझ गए ना? कल हमने देखा था ना एनवायरनमेंट्स होते हैं टेस्टिंग के, ठीक है? ये वाला टेस्टिंग एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने बताया था ना, 2 वेबसाइट होती है। मतलब ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है ना, इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे टेस्ट करने के लिए, और एक इसका सेम टू सेम वर्जन बनाएंगे कॉपी, उस पर टेस्टिंग होगा। मतलब समझ गए क्या आप? मतलब पहले वेबसाइट बनाने के बाद ये बनाया, ठीक है? लेट सपोज ये ऊपर का बनाया यहाँ पे, तो ये बनाया ना, तो ये बन गया, ठीक है? ये सही से काम कर रहा है, तो इसके हम एक कॉपी रखेंगे, तो वो मेन कॉपी होगी, बैकअप रखेंगे वो मेन। बाद में मैं आगे जाऊंगा, ये वाला करूंगा। कुछ गलती हो गई, मुझसे कुछ गलती हो गई सपोज, लेट सपोज, और वो ठीक ही नहीं कर सकते, तो हम वो बैकअप ले सकते हैं ना। इसलिए दो दो फाइल्स होती है, दो दो वेबसाइट होती है। बैकअप के लिए भी एक होती है, और जिस पे हम काम करते हैं उसी को टेस्ट करते हैं, ऐसा होता है ये। अल्फा टेस्टिंग में रिक्वायर अ लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल, बीटा टेस्टिंग ओनली फ्यू वीक्स ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये रियल है ये तो। एंड इन अल्फा टेस्टिंग क्रिटिकल इश्यूज कैन बी immediately identified and fixed। Most of the issues or feedbacks collected from beta testing will be implemented in future version of the product। मतलब अभी एप्लीकेशन लाइव किया है, कुछ तो बग आ रहा है एप्लीकेशन में, तो हम लोग बताएंगे कंपनी को कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे?
अभी नेक्स्ट वर्जन में फिक्स करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो अब लाइव कर दिया है, प्ले स्टोर पे डाल दिया है, सबको दे दिया है अब, तो रुकना तो पड़ेगा है इसमें। ठीक है। प्रोडक्शन इशू, ये इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन इशू। अब सबको दे दिया है वेबसाइट, ठीक है, तो मतलब लाइव करने के बाद भी इशू आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन लेवल पे इशू आ रहा है। ठीक है, इफ यू फाउंड अ इशू और डिफेक्ट इन अ प्रोडक्शन, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन इशू। इफ वी हैव मिस्ड सम फंक्शनैलिटी व्हाइल डूइंग टेस्टिंग, कुछ अगर हमसे रह गया, तो उसे बोलते प्रोडक्शन इशू। मतलब सबको एप्लीकेशन दे दिया और इमेजिन करो इसमें कुछ इशू है, तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि यार इसमें तो कुछ भी हो रहा है। अगर वो सपोज फोन पे का एप्लीकेशन है और उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो वो कितनी बदनामी होगी, मतलब मैंने पैसे सूरज को भेज दिए और पैसे जा रहे किसी और को, तो कैसे होगा वो। प्रोडक्शन में इशू आ गए तो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट। ठीक है, रिप्रोड्यूस द डिफेक्ट मतलब समझ गए क्या, कोई डिफेक्ट आ रहा है, सपोज सपोज में ऐसा आ रहा है कि मैंने महाराष्ट्र के अंदर किसी को पैसे, या फिर मैंने इंडिया के अंदर किसी को पैसे भेज दिए तो वो ठीक से जा रहे हैं, लेकिन यूएस में मेरा कोई दोस्त है, सपोज मैंने डॉलर में पैसे भेज दिए और वो ठीक से नहीं जा रहे, ये इशू है। तो ये इशू सिर्फ डॉलर के साथ आ रहा है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो डिफेक्ट रिप्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप बताओ क्या करना होगा। कि फोन पे खोलो और किसी दोस्त को डॉलर में भेज दो पैसे, ये करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स है। So these are the steps to reproduce the defect. Because if you send the money in rupees or any in other currency, then the issue will not be regenerate. To regenerate the issue, to reproduce the defect, you have to follow the specific steps, and the steps involves that you open the phone pay application and you send someone money in the dollar currency only, or try to receive as much information as possible। तो उस इशू वो क्यों हो रहा है, डॉलर के साथ ही क्यों हो रहा है, फाइंड द कॉजेस, मतलब उसके जो रीजंस है वो फाइंड करे, इंडिकेट द टाइम व्हेन द बग शुड बी फिक्स्ड। मतलब वहाँ पे हम बोल भी सकते हैं कि डेवलपर टीम को कि ये 2 दिन में होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और बाद में चेक करो कि इफ द बग इज फिक्स्ड और नॉट, चेक इफ द बग हैज बीन फिक्स्ड, एंड वी शुड एनालाइज व्हाई द इशू हैज हैपेंड, मतलब ऐसी क्या गलती हो गई कि इशू हो गए, वो भी एनालिसिस करना चाहिए। ये तो बहुत मज़ेदार है। हम लास्ट के आ रहे हैं, बस 2 पेज बचे शायद, इतना करते कंप्लीट। ठीक है, ये तो बहुत मज़ेदार है, टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, ये कभी कभी पूछेंगे, मंकी टेस्टिंग। ठीक है, मंकी टेस्टिंग, इसके नाम में ही है, देखो, मंकी टेस्टिंग इज टेस्टिंग टू टेस्ट द एप्लीकेशन विथ रैंडम input to check whether the application is crashing or not, and it is a speed testing। ठीक है, when there are multiple test cases and less time to deliver a product, then we are performing monkey testing। In monkey testing, we are conducting testing on high priority test cases and core functionality of the application। मतलब कोई एक एप्लीकेशन है और वो कस्टमर को जल्दी चाहिए, और टेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो बंदर कैसे करता है, बंदर को अगर आपने कीबोर्ड दिया, वो कुछ भी टाइप करता है, उसके ऊपर कुछ भी करता है रैंडमली। वही है मंकी टेस्टिंग में, रैंडमली हमें कुछ भी करना है, अगर कोई एरर होगा और हमने वही किया तो वो हाथ में आएगा, मतलब नसीब के ऊपर वो छोड़ना है। फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर सोचो किसी ने फ्लिपकार्ट कभी चलाया ही नहीं, उसको दिया फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन, तो वो कुछ भी कर रहा है उसमें, और वो करते करते उसको एरर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि टाइम ही नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते।
करेंगे मंकी टेस्टिंग। ऐसा होता है उसमें। मंकी टेस्टिंग में भी आप क्या करोगे बताओ? पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, पेमेंट चेक, ठीक है, क्योंकि वो बहुत क्रुशियल है। तो ऐसे क्रुशियल कोर फंक्शनैलिटी जो है, ये कोर फंक्शनैलिटी, ये ये उतनी करनी है, और बाकी टाइम बचा तो रैंडम कुछ भी करो फिर, ठीक है, कुछ भी जो दिल में आए हो। इन माई प्रोजेक्ट ऐसा एग्जांपल दिया, अगर उसने पूछा कुछ कभी मंकी टेस्टिंग की क्या, तो बताओ की है। पेमेंट ऐप टेस्ट किया, उतना ही बोलोगे हमने पेमेंट ऐप टेस्ट किया। और ऐसे इधर उधर कुछ भी चेक किया जो मेरे दिल में याद नहीं है। आप कुछ भी बोल सकते हो तुम इंटरव्यू में, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बोला, विल प्रोजेक्ट मैनेजर विल से एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस इन 2 hours एंड टेस्टर्स विल बी सेइंग आई विल बी परफॉर्म मंकी टेस्टिंग, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई। अब ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ये भी उसी की तरह है, मतलब ये अलग ही टाइप है थोड़ा। व्हेन वी आर नॉट हैविंग द नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन, ठीक है, बट वी हैव द टेस्ट डेटा एट द टाइम वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। मतलब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, कुछ नया एप्लीकेशन है, ठीक है, कस्टमर के लिए हम नया एप्लीकेशन बना रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, आप अगर काम करने गए ना एज अ टेस्टर, जब आप काम करने जाओगे, तब आपके टीम मेंबर जो होते हैं, तो वो अ, कोई एप्लीकेशन होता है टेस्ट करने का, तो बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो, किसी को 1 साल हो गया होगा, किसी को 2 साल, तो उन्होंने उस एप्लीकेशन पे पहले भी काम किया होता है, तो उनको पता होता है वो एप्लीकेशन कैसे काम करता है, तो उनको आसान जाता है। कुछ आपको परेशानी है तो आप उनको पूछ सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कस्टमर के लिए हम नए एप्लीकेशन बनाते हैं, तो तब ये आता है व्हेन वी आर नॉट हैविंग द नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन, लेकिन टेस्ट क्या करना है वो पता होता है, टेस्ट डेटा, तब हम करते हैं एक्सप्लोरेशन। सो इट्स लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग द एप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता है, हम नई गेम लेते हैं प्ले स्टोर से, हमें कुछ पता नहीं होता, हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या है, वैसा ही करना ही है। स्टेप बाय स्टेप वी विल बी पासिंग मल्टीपल टेस्ट डेटा on the application to get aware about the functionality. In exploratory testing, we write test cases when we are aware about the application. और एक बार अवेयर होने के बाद हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। हम टेस्ट केसेस भी लिखेंगे बाद में, टेस्ट केसेस लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट भी करेंगे, क्योंकि वो आपको आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर ये सवाल पूछ सकता है कि आप टेस्ट केसेस लिख कर दे दो मुझे। तो मुझे तो लगता है ये आईटी फील्ड में ना, ये टेस्ट केसेस लिखना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम में सबसे ज़्यादा पेमेंट इसी में है। आप लोगों का काम ये है टेस्ट केस लिखना और एग्जीक्यूट करना, टेस्टिंग का ये काम है, ठीक है। एडॉक में क्या होता है, वी हैव नॉलेज अबाउट द एप्लीकेशन, वी हैव द टेस्ट केसेस बट नॉट द टेस्ट डेटा। इसमें टेस्ट डेटा नहीं है, ठीक है। इसमें देखो आप, वी आर नॉट हैविंग द नॉलेज बट वी हैव टेस्ट डेटा, ठीक है। टेस्ट डेटा मतलब समझ गए क्या? अगर यहाँ पे कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, ठीक है, पेमेंट करना है, और कार्ड के डिटेल तो चाहिए ना, आप अपने खुद के कार्ड के डिटेल तो नहीं डालोगे ना, उनके पास एक फेक कार्ड होता है, तो उसकी डिटेल तो चाहिए ना। वो क्या हो गया, वो टेस्ट का डेटा हो गया, टेस्ट जो करना है उसका डेटा हो गया। तो एक्सप्लोरेटरी में क्या है कि नॉलेज नहीं है एप्लीकेशन का, लेकिन टेस्ट डेटा है, तब आएगा काम एक्सप्लोरेटरी। उसके उलट, उसके उल्टा है यहाँ पे, मतलब नॉलेज है और टेस्ट डेटा नहीं है, तब आएगा एड ऑफ टेस्टिंग। तो आप कुछ भी टेस्ट डेटा डाल दोगे इसमें, ठीक है, एज पर आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, हम डालेंगे टेस्ट डेटा, मन से डालेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, ऐसे बताएंगे। ये है इसमें, ठीक है। शायद 1 घंटा हो गया, ये लास्ट पार्ट बचा है, करे क्या इतना, एक पेज ही बचा है। हाँ कर दो। फास्ट फास्ट तो नहीं जा रहा ना सूरज ज़्यादा? क्योंकि क्या है, हमें तो कोडिंग कल से स्टार्ट करना है, और ये बहुत आसान पार्ट है मेरे हिसाब से, और थेरी है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा मतलब। लेकिन
क्या होता है कि कभी किसी दोस्त ने हमें अगर बता दिया तो थोड़ा मतलब वो आसान हो जाता है ना थोड़ा पढ़ने में। आप अगर खुद से फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो वो थोड़ा कैसा लगेगा, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन किसी दोस्त ने बता दिया तो वो थोड़ा जल्दी होता है। तो ये सिवियरिटी जो है ना, सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी। सिवियर सिवियर का मतलब तो पता ही होगा, कभी हम बोलते हैं ना बहुत यार सिवियर चोट लगी है, फिर सिवियर बीमार पड़ा है आदमी, तो वो मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सिवियरिटी मतलब इंटेंसिटी, द इम्पैक्ट ऑफ द बग। बग मतलब समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम है कोई एप्लीकेशन में, कोई तो डिफेक्ट है, एरर है ऑन द एप्लीकेशन where its functionality gets break is known as severity। सेवियर मतलब समझ गए, उसकी फंक्शनैलिटी काम ही नहीं कर रहा वो एप्लीकेशन, वो हो गया सेवियर। इट कैन बी क्रिटिकल, मेजर, माइनर, तीन टाइप से इसके। ये पूछते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि क्योंकि ना डेली वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग जो हमने देखी थी ना, जिस पे हम स्प्रिंट प्लान करते हैं, तो उसमें भी होती है सेवेरिटी प्रायोरिटी होती है। तो कौन सी स्टोरी कब करनी है? अब लॉगिन की स्टोरी तो करनी ही पड़ेगी सबसे पहले। लॉगिन ही नहीं होगा तो बंदा क्या करेगा आगे जाके, कुछ होगा ही नहीं, एप्लीकेशन खुलेगा ही नहीं। तो लॉगिन की प्रायोरिटी तो ज़्यादा होगी। वैसे बहुत बार काम आता है, कभी आपको कोई डिफेक्ट मिला, किसी एप्लीकेशन में डिफेक्ट मिल गया, तो वो डिफेक्ट की सेवेरिटी भी अगर डिफेक्ट की सेवेरिटी ज़्यादा है, पेमेंट ही नहीं हो रहा साला, तो ये देखो कितने मतलब सिवियर प्रॉब्लम है, पेमेंट हो ही नहीं रहा, ये बहुत सिवियर प्रॉब्लम है ये। तो उसको पहले सॉल्व करना है, इसके लिए उसको नंबर देते हैं, सिवियरिटी के नंबर्स होते हैं। वो नंबर के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि वो क्रिटिकल सिवियरिटी है या नहीं। तो क्रिटिकल अगर है तो वो सबसे पहले सॉल्व होती है। If it is critical, that means the main functionality is not working and the test engineer cannot continue testing। मेन फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही, जैसे कि लॉगिन कंटिन्यू नहीं, तुम एज अ टेस्टर काम ही नहीं कर पा रहे हो, कैन नॉट कंटिन्यू द टेस्टिंग। जैसे कि ये देखो लॉगिन बटन इज नॉट वर्किंग, क्या करोगे आगे जाके, कुछ नहीं कर सकते। मेजर में क्या है, इफ इट इज मेजर विच मीन्स दैट सपोर्टिंग कंपोनेंट्स एंड मॉडल्स आर नॉट वर्किंग। सपोर्टिंग मतलब फिल्टर, शायद ये फिल्टर नहीं काम कर रहा, आपने लॉगिन किया, सर्च भी किया फ़ोन, लेट सपोज फिल्टर काम नहीं कर रहे, तो फिल्टर भी तो चेक करने पड़ेंगे ना। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इन सीसी सेक्शन वी कैनॉट ऐड मल्टीपल ईमेल आईडीज। सीसी पता है ना मेल आईडी का। मुझे अगर किसी को मेल भेजना है ना, तो तो सीसी टैब एक होता है, सीसी मतलब मुझे अगर सूरज को मेल भेजना है, ठीक है, और चार लोगों को मुझे बताना है कि मैंने सूरज को मेल भेज दिया है, तो मैं उन चार लोगों को सीसी में रखता हूँ। ऐसा होता है मेल में। माइनर क्या है, if the severity of the bug is minor which means that all the UI problems are not working fine, but टेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन लिंक इज नॉट वर्किंग। अब कौन पढ़ता भी कौन है वैसे टर्म्स एंड कंडीशन, बताओ, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। टर्म्स एंड कंडीशन की लिंक काम नहीं कर रही है तो माइनर डिफेक्ट है, ठीक है, इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, कौन पढ़ता भी नहीं है वैसे। प्रायोरिटी भी वैसे ही है। प्रायोरिटी का थोड़ा अलग है कि प्रायोरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फिक्सिंग द बग और विच द बग इज टू बी फिक्स्ड फर्स्ट। कौन सा कौन सा अगर डिफेक्ट है, दो तीन डिफेक्ट है, तो कौन सा डिफेक्ट पहले फिक्स होना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी से। प्रायोरिटी होगी हाई मीडियम लो, ठीक है। सिवियरिटी होगी क्रिटिकल मेजर माइनर। प्रायोरिटी होगी हाई मीडियम लो। तो अगर हाई प्रायोरिटी हुई ना, इट इज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर एप्लीकेशन एंड इट हैज़ टू बी फिक्स्ड फर्स्ट। जैसे कि वही पेमेंट वर्क, पेमेंट ही काम नहीं कर रहा है, तो हाई प्रायोरिटी है, इसको पहले करो भाई, ठीक है। और मीडियम प्रायोरिटी मतलब क्या है, इन दिस द प्रॉब्लम शुड बी फिक्स्ड बिफोर द रिलीज ऑफ द करंट वर्जन ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब आराम से करो, लेकिन ये रिलीज करने से पहले तो करो भाई मीडियम वाला। जैसे कि सर्च टैब काम नहीं कर रहा,
तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन रिलीज करने से पहले तो ठीक करो ये वाला। और लो प्रायोरिटी क्या है, द फ्लो शुड बी फिक्स्ड इफ देयर इज अ टाइम, टाइम है तो फिक्स करो, एवरी इतने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर नेक्स्ट रिलीज में भी कर सकते, तो कोई ये दिखा है बट इट कैन बी डिफर्ड विद द नेक्स्ट रिलीज, नेक्स्ट रिलीज में करो या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। टैब अलाइनमेंट्स, ठीक है, टैब के अलाइनमेंट्स मतलब थोड़ा इधर उधर भी टैब्स होते हैं ना, वो टैब, तो यही है बस, इसमें कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन अगर पूछा ना आपको इंटरव्यू में, हु डिसाइड द सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी ऑफ अ डिफेक्ट, तो ये हम सब लोग मिलके डिसाइड करते हैं, ऐसा बोलना बस। मीटिंग में, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी। और इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है, यहाँ पे एंड होता है ये, ठीक है, इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है हाई सेवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी के एग्जांपल बताओ। तो एग्जांपल ये याद रखा, ये याद करना एग्जांपल, पेमेंट टैब इज नॉट वर्किंग, हाई प्रायोरिटी लो सेवेरिटी, देखो इसकी प्रायोरिटी हाई है, देखो ये बैंक लोगो इज नॉट करेक्टली प्रेजेंट। अब ये सपोज ये एप्लीकेशन का ही लोगो है, यहाँ पे देखो फ्लिपकार्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये एप्लीकेशन का लोगो है। अब लोगो अगर गलत है, ठीक है, लोगो गलती से फ्लिपकार्ट की जगह फ्लिप मार्ट हो गया, लेट सपोज, तो ये सेवेरिटी कम है इसकी, क्यों? क्योंकि सेवेरिटी मतलब क्या, एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। अब लोगो गलत दिया है तो एप्लीकेशन काम तो करेगा भाई, फिर भी लोगो गलत दिया है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी हाई है, क्योंकि जो भी आएगा वो लोगो देखेगा, वो क्या सोचेगा, एप्लीकेशन वैसे काम कर रहा है, ठीक है, आप एप्लीकेशन से मोबाइल खरीद भी सकते हो, लेकिन वो फ्लिपमार्ट हुआ तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं है ना, ट्रस्ट तो फ्लिपकार्ट पे है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है लेकिन सिविरिटी कम है, क्योंकि लोगो गलत भी हुआ तो भी आप प्रोसीड कर पा रहे हो, ठीक है। और लो प्रायोरिटी एंड हाई सिविरिटी अगर है, प्रिंट बटन डाउनलोड बटन, जैसे कि अगर डाउनलोड बटन है ये, आपने अगर पेमेंट कर दिया और पेमेंट स्लिप डाउनलोड करनी है, ठीक है, देखो ये तो फंक्शनैलिटी का, फंक्शनैलिटी अगर अटक गई ना तो सिविरिटी हाई हो गई, और दिखता नहीं है किसी को जल्दी, इतना जल्दी दिखता नहीं, डाउनलोड बटन तो कब होगा, उतना छोटा बटन होता है, कहीं कोने में पड़ा होता है, वो लास्ट में आता है, और पेमेंट स्लिप के बाद वो आएगा, तो इसकी प्रायोरिटी कम है इसलिए, ठीक है, दिखता नहीं, जो दिखता है, लेकिन जो दिखता है वो प्रायोरिटी हाई हो गई उसकी फिर, और इम्पोर्टेंट है तो सेवेरिटी हाई हो गई। अभी लोगो इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे, इसलिए लो सेवेरिटी हो गया, लेकिन दिखता है इसलिए हाई प्रायोरिटी हो गया, तो ऐसे याद रखना ये। और ये एक है लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी दोनों लो है, हेल्प एंड सपोर्ट फंक्शन, कोई नहीं जाता इस पे भी, ये टर्म्स एंड कंडीशन जैसा ही हो गया है, तो कोई नहीं जाता उधर, इसलिए दोनों लो है उसके। और ये जो है ना, डिफरेंस बिटवीन एरर बग एंड डिफेक्ट, एरर मतलब क्या है, ये ऐसे पूछता नहीं कोई, ये तो ऐसे हो गया, वो होता है ना, वो टेबल और चार्ट में क्या डिफरेंस है बताओ, टेबल और चार्ट, ये मुझे एक बार एक टीचर ने पूछा था जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, तो यही है, इफ देर इज समथिंग रॉन्ग इन द कोड देन इट इज कॉल्ड एज एरर, ठीक है। और डिफेक्ट क्या हुआ, अगर आपने वो एरर पकड़ा तो उसको डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और बग क्या होता है, व्हेन द डेवलपर विल एक्सेप्ट द डिफेक्ट देन इट इज कॉल्ड एज बग। एरर मतलब क्या होगा, समझ गए, कोड में कुछ प्रॉब्लम है तो एरर है, और वो आपने पकड़ा तभी वो डिफेक्ट हो गया, और डेवलपर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, वो कभी कभी डेवलपर एक्सेप्ट नहीं करता, आपने किसी डेवलपर ने वो कोड लिखा है, ठीक है, उसमें कुछ तो एरर आ रहा है, वो आपको मिला तो वो डिफेक्ट हो गया, आपने वो डिफेक्ट डेवलपर को दिया, लेकिन डेवलपर ने बोला ये डिफेक्ट है ही नहीं, ये ऐसे ही है, ये हमने चेंज किया है बाद में, जब तुम नहीं थे उस मीटिंग में हमने डिसाइड किया था ये चेंज करना है, ऐसा भी होता है, तो वो
डेवलपर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये व्हेन डेवलपर विल एक्सेप्ट द डिफेक्ट देन इट इज कॉल्ड एज बग। आपको वो लोग सवाल ऐसे भी पूछेंगे कि डेवलपर ने एक्सेप्ट नहीं किया डिफेक्ट तो क्या होता है, तब आप इतना बोलना डेली स्टैंड अप मीटिंग उसी के लिए होती है, मैंने उसमें बता दिया है कि डेवलपर ये बग मैंने रेज किया है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये रियल टाइम क्वेश्चन पूछेंगे वो, ठीक है। आपको क्या परेशानी आई काम करते करते, आप बोल देना कि एक बार डेवलपर तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था डिफेक्ट, लेकिन डिफेक्ट था एप्लीकेशन में, तो मैंने डेली स्टैंड अप मीटिंग में बता दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को, फिर उसने एक्सेप्ट किया। ऐसा एक स्टाइल होता है बताने का, ठीक है। तो ये मैनुअल 1 खत्म हो गया है यहाँ पे, ये आप याद करना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। हाँ। इसके बाद यहाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या बताइए अभी। मुझे मुझे तो लगा था ये एक दिन में खत्म होना चाहिए, लेकिन एक दिन में नहीं होता। फर्स्ट 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 टाइम में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप जैसे पढ़ोगे ना बाद में तो ये सब 1 घंटे में कर दोगे आप ही, मतलब मुझे तो फर्स्ट टाइम बड़ा लगा था ये वाला नोट्स मैंने देखा था तो, लेकिन अब तो क्या बहुत आसान लग रहा है। सूरज आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है हाँ मुझे। तो वो तो कॉल करेगा।